हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, हम सब 12th अकाउंटेंसी के 4th चैप्टर यानी कि नए साझेदारों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इस चैप्टर के अपने लास्ट टॉपिक पर थे, जो था पूंजी का समायोजन यानी कि कैपिटल एडजस्टमेंट। बच्चों, इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर हमने 2 केसेस पढ़े हैं। एक है पुराने साझेदारों के आधार पर नए साझेदार का पूंजी लाना, और दूसरा केस है नए साझेदार के पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों के पूंजी का समायोजन। तो बच्चों, ये दोनों केसेस में से फर्स्ट केस को हमने कंप्लीट कर लिया था, उसका हमने एक क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है। हम पिछले वीडियो में जो है वो सेकंड केस पर थे, जिसका हमने कंप्लीट क्वेश्चन लिया था। चूंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण उसको हमको वहीं स्टॉप करके ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो कल का ही क्वेश्चन का कंटिन्यू क्लास है। तो आज हम उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज का ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा उसमें हम एक नए चैप्टर के साथ यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए कल के क्वेश्चन को यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं और हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पर मैंने फिर से क्वेश्चन को डाल दिया है, ताकि आप एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बच्चों, अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कॉलम खींच ली है। देखिए, यहाँ पर हमारे 4 साझेदार हैं, जिसके लिए आपको 4 जो है अमाउंट्स के लिए कॉलम आपको खींचनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी कहाँ से आया? तो ये बैलेंस बीडी जो पुराना चिट्ठा था उसमें हमारे तीनों साझेदार को जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो हमने यहाँ पर लिख दिया बैलेंस बीडी के नाम से। ए को 19,000, बी को 16,000 और सी को 8,000। यहाँ पर डी का कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा। ठीक है। इसके बाद नया साझेदार जो है वो फर्म में प्रवेश करता है, तो वो अपने साथ कैपिटल के रूप में जो है वो कैश के रूप में जो है वो कैपिटल लेकर आता है। तो वो कैश जो लेकर आता है वो फर्म में, वो भी यहाँ पर डी के कॉलम में कैश के नाम से आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये डी की कैपिटल हुई। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी की कैपिटल हमने पुराने चिट्ठे से ली, और डी की कैपिटल जो वो अपने साथ लेकर आया है ये वो कैपिटल है। ठीक है। अब बच्चों, वो अपने साथ लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वो गुडविल की राशि होती है जो वो पुराने साझेदारों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाता है, जो कि नए साझेदार के आने पर जो उनको क्षति होती है उस क्षति की पूर्ति हेतु वो गुडविल लाता है। तो डी जो है वो कितना अमाउंट गुडविल के लिए लाया था? वो लाया था बच्चों 4200 रुपए। ठीक है, गुडविल के लिए वो कितना अमाउंट लाया था? 4200 रुपए। तो अब इस 4200 रुपए को इन तीनों साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो ये गुडविल की राशि डिस्ट्रीब्यूट होती है वो कौन से रेशियो पे होती है? वो हमेशा जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे होती है। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट बनाया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों, यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो इसलिए हम उनके ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर है, और तीनों का जो रेशियो है वो 6:5:3 है। यही इनका पुराना अनुपात भी है और यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है। तो चलिए, ये 4200 जो गुडविल की लाई गई थी, इस 4200 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 4200 का 6/14 मिल जाएगा ए को 1800 रुपए, बी को भी 4200 का 5/14 मिल जाएगा 1500 रुपए, और उसी प्रकार सी को 4200 का 3/14 मिल जाएगा 900 रुपए। तो 1800, 1500 और ये 900, ये जो 3 अमाउंट है ये आपके चले जाएंगे कहाँ पर? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। ए के कॉलम में 1800, बी के कॉलम में 1500, सी के कॉलम में 900 रुपए। ठीक है, डी का कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा। तो यहां तक आपका काम हो गया, क्योंकि नया साझेदार अपने साथ ये 2 जो राशियां है वो लेकर आता है। अब हमने जो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी जिस प्रॉफिट को हमने तीनों साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट किया था पुराने साझेदारों में, उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट
1950 ए के कॉलम में, बी के कॉलम में 1625 और सी के कॉलम में 975 रुपए। यहाँ पर भी डी का कॉलम ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो ये वो अमाउंट्स हो गए जो कि साझेदारों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि साझेदारों को प्राप्त होने वाली राशियां लिखी जाती है क्रेडिट साइड में। अब यहाँ डेबिट साइड में यदि किसी प्रकार का कोई आहरण होता या किसी प्रकार के आहरण पर ब्याज होता तो उसको हम संबंधित जो साझेदार है उनके अमाउंट के कॉलम में लिख देते, परंतु इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है तो हम उसको छोड़ देंगे और डायरेक्ट हम निकालते थे बैलेंस सीडी। लेकिन यहाँ पर हमको बैलेंस सीडी नहीं निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट की क्वेश्चन बना रहे हैं और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय जो हमने वर्किंग नोट में 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले जो सभी साझेदारों का कैपिटल निकाला है उस बैलेंस सीडी में उस कैपिटल को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो उस टाइम हमने जो कैपिटल निकाला था, ए का निकला था 21,000 रुपए, बी का निकला था 17,500 रुपए, सी का निकला था 10,500 रुपए और डी का तो 7,000 रुपए निकला। तो बच्चों इस बैलेंस सीडी को हम एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे और अब हम सबसे पहले एक एक साझेदारों के कॉलम की करेंगे टोटल। यहाँ पर ए के कॉलम का जब हमने टोटल किया तो हमने ये देखा कि इसका जो टोटल है वो 22,750 आ रहा है और यहाँ पर जो है 21,000 रुपए है, तो इसका जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट साइड आ रहा है। तो इस बैलेंस को हम टू कैश बोलकर यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे ताकि इसको एडजस्ट किया जा सके, इस 21,000 को एडजस्ट किया जा सके। तो यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे तो कैश कितना आ जाएगा 1750 रुपए। ठीक है, यहाँ पर हमने 1750 रुपए ए के कॉलम में कैश के नाम से डालकर इसको कर दिया बैलेंस यानी समायोजन। अब हम बी की कॉलम का टोटल करेंगे यहाँ पर, तो बी के कॉलम में भी टोटलिंग यहीं पर आ रही है 19,125 रुपए, 19,125 रुपए, क्योंकि यहाँ पर तो 17,500 रुपए है। अब यहाँ पर भी जो हमारा बैलेंस है वो डेबिट साइड ही आ रहा है, तो इस बैलेंस को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इससे इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1625 रुपए। तो ये जो 1625 रुपए बच्चों, ये जो है ये साझेदार अपने कैश में डालकर इस बैलेंस को जो है वो बराबर करेंगे। अब सी का देखिए, सी का यहाँ पर 10,500 है और सी का यहाँ पर जो है टोटलिंग करेंगे तो इस 10,500 से यहाँ पर कम आ रहा है। इसका मतलब इसका जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट साइड आ रहा है। तो आप यहाँ पर टोटल में 10,500 लिख दीजिए और इन सबका टोटल कीजिए और बैलेंस निकालने के बाद यहाँ पर ये दोनों तो ब्लैंक है क्योंकि इनका जो बैलेंस है वो डेबिट साइड आया है और सी का बैलेंस जो है क्रेडिट साइड आ रहा है। तो 10,500 में से आप 8,900 और 975 रुपए इन तीनों को घटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 625 रुपए। तो यहाँ पर 625 रुपए डालकर निकालकर जो सी है वो भी अपने कैपिटल को बैलेंस कर लेगा। और डी के कॉलम में तो दोनों साइड ही 7,000 है, मतलब इसका बैलेंस एकदम सेम है। ये नया साझेदार है, इसके बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार हम जो बनाते हैं कैपिटल एडजस्ट में अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जब आप बैलेंस सीडी निकालते हो तो आपको जो पहले से आपने कैपिटल निकाल के रखा है उसको लिख लोगे और उस कैपिटल के आधार पे आप निकालोगे डेबिट या क्रेडिट साइड का बैलेंस, जिसको आप टू कैश या बाय कैश बोलकर लिखोगे। और यदि यह करंट अकाउंट में डालते हैं, साझेदार ये निश्चित करते हैं कि हम इसे करंट अकाउंट में डालेंगे, तो करंट अकाउंट के नाम से ये दोनों साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए हम नेक्स्ट अकाउंट हमारा बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम बनाते हैं कैश अकाउंट। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो फर्म का हो जाता है पुनर्गठन, वहां पर कई सारे समायोजन होते हैं, नए नए खाते बनते हैं। तो इसमें हम बनाते हैं रोकड़ खाता भी। रोकड़ खाता में फर्म में जो जिस जिस रूप से कैश आता है और जिस जिस रूप में वो कैश जाता है उसकी एंट्री जो है रोकड़ खाते में की जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम रोकड़ खाता बनाएंगे और समझेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कॉलम खींच ली है। आपका जो पुराना चिट्ठा है उसमें देखिएगा नीचे में जो है आपका रोकड़ दिया हुआ है, जो हमारा पुराना बैलेंस है, तो उसको हम रोकड़ खाते में करेंगे टू बैलेंस बीडी यानी शेष लाया गया। तो कितना था उसमें, कैश था 900 रुपए। इसकी एंट्री सबसे पहले हम डेबिट साइड में कर लेते हैं।
जिस जिस नाम से कैश जो है फर्म में आ रही है वो आ जाएगी डेबिट साइड में, और जिस जिस नाम से फर्म से कैश जा रही है वो चली जाएगी क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टू बैलेंस बीडी 900 लिख दिया। अब देखिए हमारा जो नया साझेदार है जो फर्म में प्रवेश करता है वो अपने साथ लेकर आता है पूंजी। तो वो पूंजी किस रूप में लेकर आता है, वो कैश के रूप में लेकर आता है। तो टू डीज कैपिटल अकाउंट बोलकर यहाँ पर आ जाएगा 7,000 रुपीज, क्योंकि 7,000 रुपए उसने कैश जो है फर्म में लेकर आया। अब वो कैपिटल के साथ साथ अपने साथ लाता है गुडविल भी, तो ये गुडविल भी जो है कैश के रूप में फर्म में आता है, इसलिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से हम 4200 रुपए लिख देंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। इतना तो बच्चों क्लियर है। अब जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तब हमने सभी जो साझेदार हैं उनके जो पूंजी है उसका किया था हमने समायोजन। वहां पर हमने नई पूंजी निकाली थी नए लाभालाभ अनुपात के अनुसार सभी साझेदारों की, और उस जो पूंजी थी उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किया था टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अब उस बैलेंस के अनुसार हमने सभी साझेदारों के जो पूंजी का यहाँ पर समायोजन किया था, जिसमें से जिस साझेदार की जो पूंजी थी वो अधिक थी तो वो जो बैलेंस राशि है उसको वो निकाल कर ले गया, और जिस साझेदार की जो पूंजी है बैलेंस था वो कम था उसने जो डिफरेंस का अमाउंट है वो फर्म में लेकर आया। तो यहाँ पर देखिए जो सी था, सी का जो बैलेंस था वो आ रहा था कम, तो व्यापार में वो लेकर आया पूंजी। तो जितनी कमी थी सीज कैपिटल अकाउंट बोलकर कितनी कमी थी, वो थी 625 रुपए की कमी। वो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा था बच्चों, आपको याद होगा। तो उस 625 को हम यहाँ पर लिख देंगे डेबिट साइड में, क्योंकि ये जो 625 रुपए है ये फर्म में आ रही है। अब बाकी जो हमारे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इन दोनों का जो बैलेंस सीडी था वो बैलेंस सीडी ज्यादा था और जो इनका जो डिफरेंस था वो कम था, इसलिए जितना भी एक्सेस अमाउंट था उन्होंने फर्म से निकाल लिया। तो बाय एस कैपिटल बोलकर 1750 रुपए आ जाएगा यहाँ पर क्रेडिट में, क्योंकि इतना अमाउंट एक्सेस था जिसे ए ने निकाल लिया। और बाय बीस कैपिटल बोलकर 1625 रुपए आ गया यहाँ पर क्रेडिट में, क्योंकि बी का भी जो है एक्सेस था तो उतने एक्सेस मनी को उसने निकाल लिया। अब इतना ही जो कैश है वो हमारे नए फर्म में आया और गया। जितने भी कैश आए जिस जिस नाम से आए हमने डेबिट साइड में लिख दिए, और जो भी कैश फर्म से गया किस नाम से गया वो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब हम दोनों का टोटल कर लेंगे, जहां पर हमको डिफरेंस आएगा, जहां पर हमारा बैलेंस आ रहा है वहां पर हम बैलेंस लिख देंगे। तो इन दोनों क्रेडिट एंड डेबिट साइड का हम टोटलिंग करेंगे, तो हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट साइड में। तो हम बाय बैलेंस सीडी, तो आपका बैलेंस कितना है यहाँ पर 9,350 रुपए। देखिए 900, 7,000, 4,200 और 625 देखो आप टोटल करेंगे तो यहाँ जाएगा 12,725 रुपए, जो कि यहाँ से ज्यादा है। तो इससे आप 1750 और 1625 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 9,350 रुपए बाय बैलेंस सीडी रोकड़ खाते का। ठीक है, तो इस प्रकार आप रोकड़ खाता बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम एकदम अपने लास्ट खाते में पहुंचते हैं जो है बैलेंस शीट। तो बच्चों यहाँ पर हमको बैलेंस शीट कैसे बनानी है, मैंने यहाँ पर एसेट लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट चारों कॉलम अपने खींच लिए हैं। सबसे पहले जो है हम लायबिलिटी साइड की जो है आइटम्स लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए चिट्ठे में लायबिलिटी साइड में है क्रेडिटर, जिसमें कि कोई भी समायोजन नहीं दिया है, इसलिए चुपचाप 9,000 का 9,000 हम यहाँ पर अमाउंट में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दायित्व है वो है देय विपत्र यानी कि बिल्स पेबल। यहाँ पर भी कोई समायोजन नहीं है, इसलिए इसको भी हम 3,000 राशि के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारा कैपिटल्स अकाउंट जो कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से लेकर आए थे, जिसमें चारों जो पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल एडजस्ट किया गया था, नया जो कैपिटल निकाला गया था वो कैपिटल यहाँ पर आएगा। तो वो क्या क्या थे, ए का था 21,000, बी का था 17,500, सी का 10,500 और डी का 7,000। ये जो है हमारा केस, ये हमारा केस नंबर 2 है, जहां पर नया साझेदार जो है ये डी, ये 7,000 लेकर आया था और इस 7,000 के आधार पर हमने फर्म की कुल पूंजी निकाली थी और उस कुल पूंजी से हमने जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके आधार पर ये सभी साझेदारों का जो है यहाँ पर पूंजी निकाला था।
और वही कैपिटल जो है फर्म जो है एडजस्ट करता है, उसी कैपिटल को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में ये हमारे चारों साझेदारों के कैपिटल आ गए। अब चलिए चलते हैं एसेट साइड में। एसेट्स में सबसे पहले दिया हुआ है बिल्डिंग। तो भवन पर समायोजन था, भवन जो है वो इंक्रीज हो रहे थे, बढ़ रहे थे 7,000 से। हमारा भवन था 24,000 का, जो 7,000 से बढ़ रहा था, तो ये बढ़कर कितना हो गया 31,000 रुपए, जो कि हमने राशि के कॉलम में लिख दी है। ठीक है, सेकंड है हमारा फर्नीचर। जो फर्नीचर है वो 3500 के थे। इस फर्नीचर पे जो है वो फर्नीचर घटी है, हमारी रिड्यूस हुई है, जो हमने आपका पुनः मूल्यांकन खाता में लिखा था। तो कितनी कमी हुई थी, फर्नीचर में 420 रुपए की कमी थी। तो आप 3500 से 420 रुपए घटाओगे तो आपका बाहर आ जाएगा 3080 रुपए। ठीक है, सेकंड अपन चलते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक भी जो है वो 14,000 के थे, लेकिन स्टॉक भी रिड्यूस हो रहा है 10% से। तो यहाँ पर हमने 1400 निकाला था, और इसको भी हमने पुनः मूल्यांकन खाता में लिखा था। तो स्टॉक में से आप 1400 घटा दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 12,600 रुपए। ठीक है, अब चलिए देनदारों की तरफ। जो हमारा देनदार है, देनदार भी हमारे 12,600 के थे, जिस पर हमको बैड डेट रिजर्व रखना था। तो बैड डेट रिजर्व भी हमेशा घटते हैं, तो यहाँ पर हमने 630 रुपए घटा दिया और बाहर आ गया आपका 11,970 रुपए। तो ये जो सारी एडजस्टमेंट है इसको हमने कर लिया। अब लास्ट में आता है कैश यानी कि रोकड़, जिसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बनाया था, रोकड़ खाता बनाया था। वहां का जो बैलेंस था हमारा, वो बैलेंस जो है हमारा यहाँ पर आ गया 9,350 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार जो है हमारा बैलेंस शीट तैयार होगा। दोनों साइड का आप टोटलिंग करके लिख दोगे। अगर दोनों टोटलिंग आपकी बराबर है तो आपका बैलेंस शीट सही है। तो ये जो है हमारा केस नंबर 2 था, जिसके आधार पर हमने नया साझेदार के पूंजी के आधार पर हमने सभी साझेदारों का पूंजी निकालकर उसको हमने अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी करके कमी और बेसी को समायोजित किया और इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो बच्चों इसी से रिलेटेड आपको सारे प्रश्न बनाने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर जो है यहीं पे खत्म होता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चे लोग कीप प्रैक्टिसिंग।